हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी NWS इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। मेरा नाम निजाम सर है और आज मैं आपको क्लास 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र से चैप्टर 3 उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर यानी ये जो वीडियो मैंने तैयार की है, इस वीडियो के अंदर लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, हाँ लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मैंने उन सभी क्वेश्चनों की एक समरी तैयार की है। अगर एग्जाम इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप हमें बताएं इस वीडियो के अंदर और आपको क्या चाहिए। सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। उपयोगिता क्या होती है? तो उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु के उपयोग से प्राप्त होने वाले संतुष्टि से है। किससे? संतुष्टि से। अथवा उपयोगिता सभी प्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से है। कुल उपयोगिता क्या है? यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाले उपयोगिता का कुल जोड़ है। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का किसका एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे ये मेरा एक वस्तु का इस्तेमाल किया मैंने 2, जब मैंने एक वस्तु का इस्तेमाल किया तो मेरी उपयोगिता रही 10, जब मैंने 2 वस्तु का इस्तेमाल किया तो उपयोगिता हुई 20। जैसे मैंने एक वस्तु का एक अतिरिक्त वस्तु का इस्तेमाल किया तो मेरी उपयोगिता बढ़कर कितनी हुई? 10 बढ़ गई और तो मेरे हो गए ये 10 से 20 हो गया। तो ये मेरी सीमांत उपयोगिता है और ये एक अतिरिक्त इकाई है। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता का आंकलन कैसे होता है? तो इसके अंदर वस्तु X का उपयोग मैंने लिखा है यहाँ पर। वस्तु X की उपयोगिता जिसे हम TU बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। वस्तु X की सीमांत उपयोगिता जिसे हम बोलते हैं MU। ठीक है, तो जब मैंने एक वस्तु का इस्तेमाल किया तो 100 उपयोगिता रही। जब 2 वस्तु का इस्तेमाल किया 190, 3 पर 270, 4 पर 340 और 5 पर 400। ऐसे ही जब मैंने सीमांत उपयोगिता निकालने की कोशिश की तो कैसे निकलेगी सीमांत उपयोगिता? इस 100 से ऊपर में 0 है। ठीक है, तो 100 में से 0 गए तो 100, 190 में से 100 गए तो 90, 270 में से 190 गए 80, 340 में से 270 गए 70 और 400 में से 340 गए तो 60। तो मेरी आ गई सीमांत उपयोगिता। अगर मैं इनको ग्राफ पर दिखाना चाहूँगा तो ग्राफ पर मैं कैसे दिखा सकता हूँ इनको? 1 पर 100 है तो 1 पर 100। ठीक है, 2 पर 190 है, 2 पर 190। ऐसे 3 पर 270, 4 पर 340 और 5 पर 400। और ऐसे जब मैं सीमांत उपयोगिता दिखाना चाहता हूँ तो सीमांत उपयोगिता कैसे दिखाऊंगा? 1 पर 100, 2 पर 90, 3 पर 80, 4 पर 70, 5 पर 60। तो ऐसे 1 पर 100, 2 पर 90, 3 पर 80, 4 पर 70 और 5 पर 60। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हमेशा नीचे की तरफ जाती है और कुल उपयोगिता हमेशा ऊपर की ओर बढ़ के फिर बाद में स्थिर होकर फिर नीचे की ओर गिरती है। तो ये मेरी हो गई कुल उपयोगिता, ये हो गया मेरा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या होता है या उसके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों का संबंध निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ मैंने मात्राएं दे दी है, यहाँ कुल उपयोगिता और यहाँ सीमांत उपयोगिता। ये जो मैंने टेबल लिखा है इस टेबल की समरी भी मैंने तैयार की है जो यहाँ पर मैंने समझा रखी है। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। 0 इकाई पर मेरे यूटिलिटी कितनी आई, मतलब कुल उपयोगिता मेरी 0 रही। जब मैंने 1 इकाई का उपयोग किया तो कुल उपयोगिता 8 हुई। 2 वस्तु की इकाई पर 2 वस्तुओं के इस्तेमाल पर मेरी उपयोगिता 14 हुआ। 3 पर 18, 4 पर 20, 5 पर 20, यहाँ पर दोनों आए और फिर 6 पर 18 हुआ। ठीक है, जब मैंने सीमांत उपयोगिता निकालने की कोशिश की है तो मेरी सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगी? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर दो, यानी कि 0 से 0 गए तो 0, 8 से 0 गया तो 8, 14 से 8 गया,
6, 18 से 14 गए 4, 20 से 8 18 गए 2, 20 से 20 गया तो 0 और 18 से 20 गया तो -2। यहाँ हो गया हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक। ठीक है, तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध के निम्नलिखित अवलोकन प्राप्त होते हैं। पहला क्या है, जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये शून्य हो गई और यहाँ पर यह ऋणात्मक हो गया। फिर दूसरा है, जब तक सीमांत उपयोगिता MU धनात्मक है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर है, जब तक यह पॉजिटिव था तब तक हमारा कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 20 से 20 पर रहा, जबकि हमारा सीमांत उपयोगिता घट रहा था, धनात्मक है अभी। ठीक है, अब कुल उपयोगिता अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता शून्य है। यहाँ पर जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम है 20 पर है, 20 पर है, जब हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 0 है, शून्य है। कुल उपयोगिता TU घटना शुरू हो जाती है जब सीमांत उपयोगिता MU ऋणात्मक है। यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा कुल उपयोगिता घटना स्टार्ट हो गया, 20 से 18 हो गया, तो हमारी सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक होगी। अब घटते हुए सीमांत उपयोगिता का अर्थ कुल उपयोगिता का घटते दर पर बढ़ना है। जैसे यहाँ पर है, कुल उपयोगिता क्या है, घटते दर से बढ़ रहा है। 8 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ, तो यहाँ पे क्या कितने कितना गैप आ रहा है, 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 0 का, यानी इधर कोई घट रहा है। हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो सीमांत उपयोगिता घटते दर घट रही है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कुल उपयोगिता का घटते दर पर बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या घटते दर पर बढ़ रहा है ये। ठीक है, कि हर बार कुछ पहले से कम हुए जा रहा है। आगे चलते हैं, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच का रेखा चित्रीय संबंध क्या है। कुल उपयोगिता शून्य से स्टार्ट होकर के एक लेवल तक, एक स्तर तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा स्थिर रह के फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और सीमांत उपयोगिता शुरू से नीचे गिरती रहती है और एक लेवल पे आकर वो ऋणात्मक भी हो जाती है, शून्य के बराबर और ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, ये हमारी TU है कुल उपयोगिता, ये हमारा MU है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आगे चलते हैं, मूल्यह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। तो मूल्यह्रास सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है। इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। इसे उपरोक्त रेखा चित्र द्वारा सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। इसको आप फिर से वीडियो पॉज करके इसे देखना, आप समझ जाएंगे। फिर उपभोक्ता संतुलन क्या है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब आय तथा बाजार कीमतों के दिए होने पर वह अपनी आय को इस ढंग से खर्च कर विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर करने की योजना बनाता है कि वह अपने कुल संतुष्टि अधिकतम कर सके। जैसे मान लिया मैं एक उपभोक्ता हूँ, या आपके डैडी जो है, आप अर्निंग जॉब पे जाते हैं, वो वहाँ से एक फिक्स्ड अमाउंट, वहाँ से एक स्थिर अमाउंट, जैसे कि 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया खर्च मतलब सैलरी लेके आते हैं। जब वो सैलरी लेके आते हैं तो एक प्लान बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं कि किस खर्चे पे मुझे कितना अमाउंट खर्च करना है। बच्चे का स्कूल फीस कितना जाना है, ट्यूशन फीस कितनी जानी है, कापी किताबों पे कितना खर्च होना है, खाने पीने में कितना खर्च होना है, दवाइयों पे कितना खर्च होना है। ठीक है, तो ये सब जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की कुल संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, इस योजना के द्वारा ही उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करता है। उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं या अनेक वस्तुओं की स्थिति में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा X तथा Y दो वस्तुओं के समूह के लिए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब प्राप्त करता है जब MUX अपॉन में PX बराबर हो MUY अपॉन में PY। इस तर्क को अनेक वस्तुओं के लिए लागू किया जा सकता है। n वस्तुओं के लिए संतुलन समीकरण M1 अपॉन में PY P1 इक्वल टू MU अपॉन में P2 बराबर है MU3 अपॉन में P3।
ठीक है। और ऐसे चलते हुए वह एन एम यू एन अपॉन में पी एन बराबर एम यू एन एम। अतः लिप्सी एवं क्रिस्टल ने कहा है प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु की मांग उस बिंदु तक करता है जब जिस पर एक वस्तु पर एक पाउंड खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु पर खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। अब देखते हैं सरल सारणीय उदाहरण क्या है इसके अंदर। तो वस्तु x की इकाई में क्या है हमारे पास, और वस्तु जो mx है उसमें क्या है सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पे वस्तु y की सीमांत उपयोगिता है। तो जब एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 25 से मेरी उपयोगिता आ रही है और दूसरे वस्तु पर मेरी 30 उपयोगिता आ रही है। ऐसी दो वस्तु के इस्तेमाल पर 20 और 26, तीन वस्तु के इस्तेमाल 15, 4 पर 10, 2 और 5 पर 0 और 0। ठीक है। तो मान्यता यह है कि पी एक्स बराबर होगा पी वाई के बराबर होगा ₹1 प्रति इकाई के। अब इसको मैंने ग्राफ पे समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है मेरा ये y, ये भी y है, ये MUX है, ये MUY है। यहाँ पे जो मेरा संतुलन बिंदु है यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ जो आ रहा है वो MUX है सीमांत उपयोगिता x के लिए, इधर से जो आ रहा है वो सीमांत उपयोगिता y के लिए। ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इसके अंदर MUX बराबर है MUY के, इसे संतुलन बिंदु बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर सीमा क्या है इसमें। तो उपयोगिता विश्लेषण के आधारभूत इस विश्लेषण के आधारभूत मान्यता से संबंधित है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसका निहितार्थ है उपयोगिता को इकाइयों जैसे 1, 2, 3 के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, उपयोगिता को इकाइयों में मापा जा सकता है। उपयोगिता विश्लेषण की सीमा के कारण हिग्स ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने में तकनीक की प्रासंगिकता को चुनौती दी। उसके स्थान पर उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण की, जिसे हम IC कर्व बोलते हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण की तकनीक प्रस्तुत की है, जो कि अगले अध्याय की विषय वस्तु है। ठीक है, आगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो या इसके अंदर आगे आने वाली वीडियो में और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एग्जाम टाइम से, और ये हर एक बच्चे के पास जितना ज़्यादा पहुंचेगा तो आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। आप ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, आपको ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन करने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। आप चुपचाप इस वीडियो को देख लेंगे, फिर वीडियो बंद कर देंगे और सोचोगे सब याद हो गया, डिस्कशन नहीं किया आपने दोस्तों के साथ में या अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आपने डिस्कशन नहीं किया, तो ये वीडियो ज़्यादा आपको याद नहीं रह पाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो लंबे समय तक याद रहे, एग्ज़ाम के उस पार भी याद रहे कि आपको BA में, BCom में, हर जगह आपको पढ़ना अब यही चीज़ें हैं। आपको ये बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, सारी वीडियोस मैं आगे भी अभी मैंने 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए। आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं। और वीडियो 1 मतलब कि 2 और ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए मैंने। आगे कुछ दिनों के अंदर मैं दोनों ही बुक के सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, और वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। मैं अभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर, उन सब में 10 ईयर में पूछे गए, लास्ट 10 साल के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसरों की समरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इन्हीं वीडियोस के अंदर से ही आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।